नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे खनिज लवण के बारे में। तो खनिज लवण क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अक्सर हम लोगों ने ये वर्ड सुन रखा है कि खनिज लवण। ठीक है, तो खनिज लवण होता क्या है? तो धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृहद पोषक और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक। जो वृहद पोषक होता है उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और जो सूक्ष्म पोषक होता है उसको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देख लेते हैं कि वृहद पोषक क्या होते हैं। तो इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, फॉस्फोरस हमें ज़्यादा चाहिए होता है, पोटेशियम ज़्यादा चाहिए होता है, सल्फ़र ज़्यादा चाहिए होता है, सोडियम ज़्यादा चाहिए होता है, क्लोरीन और मैग्नीशियम। है ना, मतलब ये ऐसे पोषक तत्व है जो कि हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम सूक्ष्म पोषक की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें उदाहरण आते हैं आयोडीन, लौह, आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। ठीक है, तो जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ये दुग्ध, अंडा, मांस, फल, सब्जियां एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिज लवण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि खनिज लवण क्या होते हैं। दूसरा, खनिज लवण के हमने प्रकार देख लिए और उनमें कौन कौन से खनिज लवण आते हैं ये देख लिया। अब थोड़ा सा जो मेन मेन होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, जिन पे एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लौह के बारे में। लौह जो होता है उसे आयरन बोला जाता है। यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, आयरन पता है हमें कि आयरन जो होता है वो प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है और ये लाल रंग का श्वसनीय वर्णक होता है। यकृत, वृक्क, अंडा, अमरूद, बाजरा, रेगी, पालक आदि लौह आयरन के मुख्य स्रोत हैं। यह लड़कियों में 35 मिलीग्राम जबकि लड़कों की अपेक्षा 25 मिलीग्राम अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि मासिक चक्र के दौरान लड़कियों में अधिक रुधिर की हानि होती है। लौह की कमी से रक्ताल्पता, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लौह के बारे में। अब दूसरा जो बृहद तत्व है जिसको कैल्शियम बोला जाता है, तो कैल्शियम के बारे में देख लेते हैं। तो कैल्शियम जो होता है ये अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम रुधिर स्कंदन, पेशी संकुचन तथा हृदय की कार्यकी हेतु आवश्यक होता है। बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों को इसकी बहुत अधिक जरूरत होती है। कैल्शियम का लवण जो शरीर हेतु आवश्यक होता है, कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस है। दुग्ध व दुग्ध से बने पदार्थ, हरी सब्जियां, गाजर, मांस आदि कैल्शियम के स्रोत हैं। कैल्शियम की कमी से टिटेनी एवं रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आयोडीन के बारे में। ठीक है, तो यह थायरॉक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक है। थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन के मुख्य स्रोत पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि हैं। आयोडीन युक्त नमक से पोटेशियम आयोडेट KiO3 होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा, गोइटर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉस्फोरस के बारे में। तो ये फॉस्फोरस जो होता है ये अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक होता है। यह फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड, DNA एवं RNA और ATP आदि का संघटक अवयव है। फॉस्फोरस के मुख्य स्रोत दुग्ध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा आदि है। फॉस्फोरस की कमी से वृद्धि तथा उपापचय रुक जाता है और टिटेनी एवं रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर देखते हैं सोडियम के बारे में। तो सोडियम बाह्य कोशिकीय तथा अंतः कोशिकीय तरल मुख्य धनायन है। यह सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, NaCl के रूप में पाया जाता है। सोडियम ग्लूकोज के अवशोषण, तंत्रिका तथा पेशियों के विद्युत रासायनिक आवेग संचालन में मदद करता है। और सोडियम जो होता है ये शरीर के परासरण दाब को नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब सोडियम जो हमारे शरीर में जो परासरण दाब है उसको नियंत्रित करने का भी काम करता है। और ये जो हमारी जो पेशी संकुचन होती है उससे संबंधित है। और इसके मुख्य स्रोत हमें पता होना चाहिए कि सोडियम के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं। तो ये होते हैं नमक, मछली, मांस, अंडा, दुग्ध आदि। और सोडियम की कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है।
अब हम नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम बाह्य कोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय तरल का मुख्य धनायन है। यह पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन एवं तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है और इसके मुख्य स्रोत है केला, खजूर और आलू। और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग एवं लकवा पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि पैरालाइसिस का एक कारण पोटेशियम की कमी भी होता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि लकवा का सीधे संबंध होता है तंत्रिका तंत्र के डिस्टर्बेंस से, है ना। जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, तभी पैरालिसिस होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरीन। तो यह बाह्य कोशिकीय तरल का मुख्य ऋणायन है। क्लोरीन HCl के संश्लेषण तथा अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मेन काम क्या होता है कि यह एंजाइमों को सक्रिय करता है। यह हड्डियों तथा दांतों का घटक है और इसकी कमी से व्याक्षोभ कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। यह बहुत सी प्रोटीन्स, एंजाइमों तथा सह एंजाइमों का मुख्य घटक है। कोबाल्ट जो होता है यह विटामिन B12 का मुख्य घटक होता है। इसकी कमी से प्रणाशी रक्ताल्पता मतलब परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि कोबाल्ट की जब कमी होती है तभी परनीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, फिर फ्लोरीन देखते हैं। यह इनेमल तथा दंतक्षय डेंटल डिकी को नियमित करता है। यह अधिक मात्रा में दांतों तथा अस्थियों के लिए हानिकारक होता है। यह अवस्था फ्लोरोसिस कहलाती है। यह दुग्ध तथा पेय जल में उपस्थित होता है। अब अगला देखते हैं रुक्षांश। रुक्षांश यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ होता है। फाइब्रस मटेरियल होता है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसका यूज़ एक बहुत ज़रूरी है कि कब्ज को रोकने के लिए ये अधिक मात्रा में भोजन में इसको मिलाया जाता है और इसके मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां एवं दलियां हैं। फिर बात करते हैं जल की। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर का 60 से 75% भाग ये जल बनाता है। यह पसीने एवं बाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है तथा पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी तरल, जल तरल, भोजन और पीने का जल है। यह अपने आयनों में विघटित होकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। जल की कमी से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब अगला देखते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार ये वर्ड हमने पहले भी सुन रखा है। तो मतलब एक बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं संतुलित आहार बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है, उच्च स्तर के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। प्रतिदिन की औसत कैलोरी दी हुई है इसमें। जैसे 10 से 12 साल के जो लोग होते हैं उनके लिए 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। 12 से 14 जो वर्ष के लोग होते हैं उनको 2200 कैलोरी की ज़रूरत होती है। 14 से 16 वर्ष तक 2600 कैलोरी की ज़रूरत होती है। 15 से 18 वर्ष तक 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। वयस्कों में 2500 से 4000 कैलोरी तक ज़रूरी होता है और 66 से 75 वर्ष के लोगों के लिए 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं भोजन की गुणवत्ता का अनुरक्षण। तो भोजन की गुणवत्ता अनुरक्षण का अर्थ है इसे संदूषित या खराब होने से बचाना। भोजन इसके उत्पादन से खपत तक की विभिन्न अवस्थाओं में दूषित या खराब हो सकता है। भोजन की स्वच्छता को बनाए रखकर हम खाद्य विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भोजन उत्पाद प्रबंधन, संग्रहण, वितरण, पकाने एवं परोसने आदि सभी क्रियाकलाप स्वच्छता से किए जाने चाहिए। मतलब कुल मिला के ये चीज़ है कि फूड पॉइजनिंग से हमें बचना है तो हमें फूड को प्रॉपर प्रिजर्व करके, है ना, क्लीनिंग पे, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ख़राब होने से बचाना पड़ेगा, मतलब उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। फिर देखते हैं भोजन की सफाई। तो भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। भोजन केवल हमारी भूख को संतुष्ट नहीं करता बल्कि विभिन्न शारीरिक व मानसिक गतिविधियों के लिए पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध कराकर हमें स्वस्थ रखता है। यदि भोजन स्वच्छ ना हो तो इससे हमें लाभ
के बदले हानि हो सकती है। इसलिए भोजन की सफाई, क्लीनिंग ऑफ फूड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। कई प्रकार के भोज्य पदार्थ हम कच्चा खाते हैं, जबकि कई अन्य भोज्य पदार्थ हम पकाकर खाते हैं। खाना पकाने के समय भी हमें भोजन की स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। खाद्य पदार्थों को अधिक अधिक देर तक पकाने से उसके पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं खाद्य परिरक्षण। मतलब कि परिरक्षण का मतलब होता है प्रिजर्वेशन, है ना। तो भोजन की सफाई के बाद उसकी गुणवत्ता को अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए भोजन परिरक्षण मतलब फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। मतलब फूड प्रिजर्वेशन मतलब हमें लंबे समय तक अगर हमें फूड को प्रिजर्व रखना है, उसे सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी फूड प्रिजर्वेशन की। तो जिसके अंतर्गत भोजन उत्पादों को भौतिक या रासायनिक या दोनों उपचारों द्वारा ऐसे रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप उसकी पौष्टिकता कायम रखी जाती है और उनका जीवन काल बढ़ा दिया जाता है ताकि वे जल्द नष्ट ना होने पाए। भोजन परिरक्षण के लिए सामान्यतया 2 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रणालियां हैं जीवाणुनाशन प्रणाली एवं जीवाणु निष्क्रियण प्रणाली। जीवाणु निष्क्रियण प्रणाली में जीवाणुओं और एंजाइमों को कई तरीके जैसे लवणन, शुष्कन, निर्जलन, अम्लोपचार आदि द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। नमक के घोल एवं चीनी द्वारा खाद्य वस्तुओं का परिरक्षण इसी का उदाहरण है। खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुंचन करते हैं, जिससे वे मृत हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवक आदि के अधिक संख्या में मौजूद होने या फिर खाद्य वस्तुओं में रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों के मौजूद होने के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इस समस्या से बचने के लिए भोजन की सफाई आवश्यक है। अब खाद्य परीक्षण के हम कौन कौन सी विधि से कर सकते हैं, तो इसकी विधि एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, उच्च ताप उपचार। खाद्य सामग्री को उच्च ताप पर गर्म करने से अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है निम्न ताप उपचार। निम्न ताप में जीवाणु मृत नहीं होते परंतु इनकी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, मतलब रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पाश्चराइजेशन। तो लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया था। निम्न ताप होल्डिंग विधि, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक, जबकि उच्च ताप छोटा काल विधि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में द्रव या दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है और शीघ्र ही ठंडा किया जाता है। इससे सभी रोगकारी पैथोजेनिक जीवाणु तथा अन्य बीजाणु एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर है डिब्बाबंदी कैनिंग। खाद्य पदार्थ को भाप द्वारा उच्च ताप 120 टू 126 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च ताप पर 15 से 90 मिनट तक गर्म करते हैं और डिब्बों में भरकर वायुरोधी रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। फिर है निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन। तो इस विधि में खाद्य पदार्थों को सुखाया जाता है जिससे इनमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता जो होती है वो खत्म हो जाती है ना। उदाहरण फल सब्जियों को जब सुखा दो तो मतलब उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सक्रिय नहीं हो पाते। फिर है हिमीकरण फ्रीजिंग। हिमीकरण ताप पर जीवाणु की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए ये निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके द्वारा फलों, सब्जियों व खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है जो कि भोजन के ऊपर था और ये कंपटीशन के हिसाब से, बहुत सारे कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो की पॉइंट है वो सारे दिए हुए हैं और डिटेल्ड नोट्स भी इसके आप पढ़ सकते हैं, कोई सी बुक जो आपको पसंद हो और समझ में आए, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।